भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त मतलब होता है बाहर होना या किसी चीज के बनकर बाहर निकलना। भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया क्या है? श्वसन कहलाता है। ऊर्जा का निर्माण जिस प्रक्रिया के जरिए होता है उसी प्रक्रिया का नाम क्या है? श्वसन है। और श्वसन में ऊर्जा का निर्माण किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। किस रूप में होता है दोस्तों? एटीपी के रूप में होता है। और ऊर्जा बनाने के लिए भोजन का किस रूप में इस्तेमाल होता है? ग्लूकोज। यानी कि ये जो भोजन से ऊर्जा होती है तो भोजन का कौन सा फॉर्म श्वसन में इस्तेमाल होता है? ग्लूकोज। और बताए थे कि बाय चांस अगर ग्लूकोज ना रहे शरीर में तो हार्मोन है हमारे शरीर में जो प्रोटीन और वसा को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। क्लियर? पोषण 6 नंबर में पढ़ ही लिए थे। भोजन पर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहते हैं। सजीवों के शरीर से हानिकारक एवं अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। हालांकि उत्सर्जन आगे के चैप्टर में है, हम पढ़ेंगे इसको। दूसरा प्रश्न, श्वसन के दौरान अभी तुरंत श्वसन के दौरान कोशिका में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एटीपी में संचित होती है। एटीपी के रूप में संचित होती है। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवन के लिए श्वसन परमावश्यक होता है। बिल्कुल सही है। श्वसन के अभाव में जीना संभव नहीं है। और श्वसन न सिर्फ होना चाहिए बल्कि लगातार होते रहना चाहिए, क्योंकि एक सजीव को लगातार ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उनमें श्वसन का होना आवश्यक है। श्वसन के अभाव में जीवन संभव नहीं है। पहला कथन सही है दोस्तों। विषाणु में श्वसन नहीं होता है। बिल्कुल सही है। श्वसन की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है? सेल में संपन्न होती है। और किसकी मदद से संपन्न होती है? एंजाइम के मदद से। और ये दोनों का ही अभाव है किसमें? वायरस में। वायरस न तो सेलुलर है और न ही उसमें कोई एंजाइम पाया जाता है। वायरस में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है और यही कारण है कि वायरस को निर्जीव कहा जाता है। ठीक है, वायरस में श्वसन नहीं होने के कारण वायरस को निर्जीव के श्रेणी में रखा जाता है। तो ये भी कथन क्या है? सही है। करा कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सा एक सही नहीं है? पहला, श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। सही है, बिल्कुल सही है। श्वसन अनिवार्य जैविक क्रिया है जो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में संपन्न होता है। बिल्कुल, श्वसन अनिवार्य है और ये प्रत्येक कोशिकाओं में, और कोशिकाओं मतलब जीवित कोशिकाओं में होता है। मृत कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होगी। बी भी सही है। श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही संभव है। दोस्तों ये कथन गलत है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी श्वसन संभव है। और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है वह कौन श्वसन है? तो यही कथन आपका क्या है? गलत है। ठीक है, श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी संभव है और जो श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संभव है वो कौन सा है? अवायवीय श्वसन है। ठीक है, फिर भी डी को पढ़ लीजिए। श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा एटीपी अणु के रूप में कोशिकाओं में संचित रहते हैं। बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल सही है। तो आपका गलत कथन सी है। ठीक है, और सी नंबर क्यों गलत है समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भोजन यानी कि ग्लूकोज किससे अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों? तो इसमें भोजन का ऑक्सीजन से संयोग होता है। ऑक्सीजन से संयोग करना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है।
इतना लेट से जी? आइए 6 नंबर 6 नंबर पूजा पाठ। अभी तो दशहरा खत्म हो गया, अब कौन पूजा पाठ होगा? जनरल पूजा पाठ। अच्छा, नहीं बहुत लोग जनरल पूजा पाठ करते हैं। 6 नंबर सूर्य प्रकाश का रूपांतरण। ध्यान रखिएगा, सूर्य प्रकाश का रूपांतरण किस रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है जो हमारे उपापचय में सीधे उपयोग होता है? तो ये है दोस्तों क्या? एटीपी। अगर इतना में आपका दिमाग नहीं लग रहा है तो इतना कथन से तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा कि सीधा उपयोग केवल किसका हो सकता है? एटीपी। हमारे शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा का इस्तेमाल केवल एटीपी अणु के रूप में ही कर सकती है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो सूर्य के प्रकाश का रूपांतरण किस रासायनिक ऊर्जा में होता है? तो होता तो है ग्लूकोज में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, लेकिन अंततः ग्लूकोज पौधे के द्वारा तैयार ग्लूकोज जब जंतु ग्रहण करते हैं तो उनके शरीर में वह ग्लूकोज श्वसन के दौरान किसमें कन्वर्ट होता है? एटीपी के रूप में कन्वर्ट होता है, जो वह सीधे उपयोग कर सकते हैं, सीधे उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर एटीपी होगा। नेक्स्ट, सभी जीवित कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक दोस्तों कौन है? एटीपी। यूनिवर्सल कैरियर कहा जाता है एटीपी को। कोई भी सजीव हो, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधा हो, कोई भी सजीव के कोशिका ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, किस रूप में करेगा? एटीपी के रूप में करेगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग मुख्यतः कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ऊर्जा उत्पादन का मतलब हुआ श्वसन। शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो श्वसन ऊर्जा उत्पादन पूछ रहा है, तो इसका मतलब पूछ रहा है कि श्वसन में क्या इस्तेमाल होता है। तो श्वसन में क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों? ग्लूकोज इस्तेमाल होता है। ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को कोशिका का क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। निम्नलिखित पर विचार करिए। श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के होते हैं अवायवीय श्वसन कहलाता है। बिल्कुल सही है। अवायवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की कोई भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती है। अवायवीय श्वसन में केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोई आवश्यकता। तो यह कथन भी क्या है? अवायवीय श्वसन केवल सूक्ष्म जीवों में होता है। गलत। ये पौधों में भी होता, हम लोगों के शरीर में भी होता। तो अवायवीय श्वसन किसी भी सजीव में हो सकता है। अवायवीय श्वसन मानव के कोशिकाओं में भी होने लगता है जब उनके कोशिका में ऑक्सीजन कम पड़ जाते हैं। अवायवीय श्वसन पौधे में भी होता है। तो अवायवीय श्वसन केवल सूक्ष्म जीवों में नहीं होता है। अवायवीय श्वसन एक कोशिकीय जीवों में होता है और बहुकोशिकीय जीवों में भी होता है। अवायवीय श्वसन केवल प्रोकैरियोटिक जीवों में हमेशा ही अवायवीय होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? अभाव होता है। इसलिए उसमें अवायवीय श्वसन संपन्न होने का कोई चांस नहीं होता। तो यह कथन दोस्तों जो है सरासर गलत है। तो कौन सही है? पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है, तीसरा क्या है? गलत है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के कोशिका द्रव में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के कोशिका द्रव में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुवेट अम्ल बनता है। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन की केवल क्रेब्स साइक्लिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र कौन होता है? और यह श्वसन की दूसरी महत्वपूर्ण और ग्लाइकोलाइसिस से बड़ा और जटिल अभिक्रिया है दोस्तों। इस अभिक्रिया बिना ऑक्सीजन का हो नहीं सकता है, बिना माइटोकॉन्ड्रिया का हो नहीं सकता है। अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो अल्कोहल बनता है और कार्बन डाई
ऑक्साइड बनता है, लेकिन ये बनता है किसमें और किसमें? पौधा में बनता है। अगर जंतु या मानव की बात करिएगा, जंतु या मानव की बात करिएगा तो इसमें क्या बनता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। तो आपका तो लैक्टिक एसिड ऑप्शन में है नहीं है, तो हमें यही देना पड़ेगा ऑप्शन। ठीक है, तो लैक्टिक यहाँ एसिड है नहीं दोस्तों, लेकिन आप याद रखना है कि अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन के दौरान लैक्टिक एसिड का भी निर्माण होता है और यह निर्माण जंतु और मानव के कोशिकाओं में होता है। अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन के में ग्लूकोज के देखिए यही प्रश्न है और इसमें इथाइल अल्कोहल नहीं दिया, इसमें क्या दिया है? तो यहां पर आंसर क्या होगा? सेम प्रश्न है, देख रहे हैं ना, 12 और 13 नंबर सेम प्रश्न है, लेकिन आंसर क्या है? अलग अलग। तो आपको इस बात को याद रखना है कि अवायवीय श्वसन के दौरान इथाइल अल्कोहल बनता है जीवाणु के कोशिका में, पौधे के कोशिका में, जबकि अवायवीय श्वसन के दौरान लैक्टिक एसिड बनता है जंतु के कोशिका में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सभी कोशिकाएं जीवाणु के कोशिका में, पौधे के कोशिका में, जबकि अवायवीय श्वसन के दौरान लैक्टिक एसिड बनता है जंतु के कोशिका में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सभी कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करती है। बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती है? नहीं करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अवायवीय श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन में एटीपी बनने के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरी नहीं। तो ये कथन क्या है हमारा? सही है। कोशिकाओं में ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना भी उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल। किस श्वसन के दौरान? अवायवीय श्वसन के दौरान। अंतर यही है कि इस श्वसन के दौरान ऊर्जा बहुत कम बनता है। एक ग्लूकोज के अणु से मात्र 2 एटीपी बनता है। एक ग्लूकोज के अणु से मात्र 2 एटीपी बनता है। तो दोनों कथन यहां पर क्या है दोस्तों? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। ध्यान दीजिए, बहुत मायूस बैठे हुए हैं। क्या दिक्कत है जी? हाय, चलिए 15 नंबर। मायूस बहुत आदमी ऐसे मायूस लगता है घर का हिसाब किताब उन्हीं को देखना पड़ता है। चलिए अभी तो फ्री है। 15 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्रदान करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्रदान करने के लिए पायरुवेट का विखंडन निम्नलिखित में किसमें होता है? देखिए, पायरुवेट का विखंडन क्रेब्स साइक्लिक के दौरान होता है। पायरुवेट का विखंडन क्रेब्स साइक्लिक के दौरान होता है। और क्रेब्स साइक्लिक कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स साइक्लिक कहाँ होता है? तो क्वेश्चन घुमा के पूछा है। नेक्स्ट, वायवीय या ऑक्सी श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही होता है। बिल्कुल सही है। वायवीय श्वसन हेतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होना अनिवार्य है। यह भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के बिना वायवीय श्वसन नहीं होगा। वायवीय श्वसन एक कोश के जीवों में नहीं होता है। बिल्कुल होता है। प्रोटिस्टा फाइलम के जो जीव, प्रोटिस्टा किंगडम के जीव यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। केवल प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों में ही अवायवीय श्वसन होता है। बाकी जो यूकैरियोटिक कोशिका वाला सूक्ष्मजीव है, जैसे विभिन्न प्रकार का प्रोटोजोआ, अमीबा हो गया, ठीक है, उन सब में वायवीय श्वसन बिल्कुल हो सकता है।
तो वायवीय श्वसन एक कोशिकीय जीवों में भी होता है, यह कथन आपका गलत है। वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, बिल्कुल। वायवीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी बनता है। तो गलत कौन है दोस्तों? सी है, सी। वायवीय श्वसन में पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसके बाद क्या होता है? क्रेब साइक्लिक होता है। वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइक्लिक दोनों होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में केवल और केवल क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। अवायवीय श्वसन में केवल और केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है। 18 नंबर, ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में, किसके बारे में बात कर रहा है? जंतुओं में। तो जंतु में क्या बनेगा? लैक्टिक। ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने पर अवायवीय श्वसन होगा। अवायवीय श्वसन के दौरान या तो इथाइल अल्कोहल बने या लैक्टिक एसिड बनेगा। तो यहां पर बात क्लियर कर दिया गया है, जंतु के बारे में बात किया जा रहा है। तो जंतु में आप जान ही रहे हैं, लैक्टिक एसिड बनेगा। जंतु में क्या बनेगा? अब पौधे और जीवाणु में इथाइल अल्कोहल। बात मत कीजिए, क्वेश्चन देखिए, ये सबसे बेहतरीन काम हो रहा है। इससे पहले श्वसन का 2 क्लास हुआ, 2 क्लास में कुछ नहीं हुआ। अगर ये नहीं होगा, क्या हुआ? 19 नंबर, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन होता है, विघटन। ठीक है, विघटन होगा, डीकम्पोजिशन नहीं, दहन नहीं होगा। डीकम्पोजिशन, विघटन होता है। ग्लूकोज के अणु टूटते हैं दोस्तों। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, डीकम्पोजिशन होता है। श्वसन की क्या? श्वसन मंथन है, क्लियर। तो श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होगा? विघटन होगा, विघटन। अंग्रेजी लिख लीजिए, डिकम्पोजिशन। क्लियर है? और इसका आंसर ए नहीं होगा, श्योर हो जाइए। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। चूंकि श्वसन के दौरान ऊर्जा बनता है, इसलिए श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। चूंकि श्वसन जीवों के जीवित कोशिकाओं में होता है, और जीवित कोशिकाओं में होने वाले किसी भी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो श्वसन ऑक्सीकरण, यहाँ पर ऑक्सीकरण सही नहीं लिखा हुआ है, तो श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान भोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। श्वसन ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि श्वसन के दौरान ऊष्मा की उत्पत्ति होती है एटीपी के रूप में। और श्वसन चूंकि जीवित कोशिकाओं के भीतर होता है, और जीवित कोशिकाओं के भीतर होने वाला कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो श्वसन वाला रिएक्शन हो, चाहे उत्सर्जन वाला रिएक्शन हो, चाहे पोषण वाला रिएक्शन हो, वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? जैव रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों। ये तीनों होगा, इनमें से सभी। श्वसन इनमें से सभी अभिक्रियाएं हैं, श्वसन इनमें से सभी अभिक्रियाएं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एटीपी एक प्रकार का जैव ऊर्जा है, बायो एनर्जी है, बिल्कुल। और दूसरा, निर्जीव पदार्थ में तो ऊर्जा, निर्जीव को ऊर्जा की जरूरत है ही नहीं। तो पहला बिल्कुल सही है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और दोनों का दोनों कथन क्या है? सही है, दोनों का दोनों कथन सही है। एटीपी एक प्रकार का जैव ऊर्जा है। निम्नलिखित में किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो किस प्रकार में? वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी बनता है, जबकि अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से मात्र 2 एटीपी ऊर्जा बनता है, मात्र 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है दोस्तों? पायरुविक अम्ल है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता, श्वसन की केवल क्रेब साइक्लिक प्रक्रिया में ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुवेट अम्ल बनता है या पायरुविक अम्ल बनता है दोस्तों, और एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से 2 पायरुविक अम्ल बनता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक ग्लूकोज के अणुओं से
2 पायरुविक अम्ल बनता है। क्रेब साइक्लिक के अंतिम में क्या बनता है? क्रेब साइक्लिक के अंतिम में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल एटीपी बनता है, लेकिन यहाँ इसका आंसर कार्बन। एटीपी तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बन होता है। एटीपी का निर्माण श्वसन की अंतिम प्रक्रिया एटीपी के लिए होता ही होता है। एटीपी का निर्माण ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी होता है कि नहीं? 38 एटीपी जो बनता है एक ग्लूकोज के अणु से, तो एक ग्लूकोज के अणु से 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ही बन जाते हैं। इसीलिए क्रेब साइक्लिक के अंतिम में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आगे आते हैं। क्रेब चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इन सभी नाम से जाना जाता है। साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं क्रेब चक्र को, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, और टीसीए चक्र भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, टीसीए चक्र भी कहते हैं। टीसीए इसी का शॉर्ट नेम क्या है? टीसीए। बी नंबर में है ना ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका मतलब हुआ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जो बी में है वही बात सी में लिखा हुआ। तो क्रेब साइक्लिक साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। क्रेब साइक्लिक को ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है। उपर्युक्त सभी ईस्ट द्वारा निम्नलिखित में प्रक्रिया संपन्न होती है। ईस्ट द्वारा निम्नलिखित में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ईस्ट का निर्माण दोस्तों कहाँ किया जाता है? शराब निर्माण उद्योग में। किस निर्माण उद्योग में? शराब निर्माण उद्योग में। और शराब निर्माण उद्योग में इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। किसके सहायता से? ईस्ट के सहायता से। और शराब निर्माण की प्रक्रिया में वही वायवीय शोषण पड़े थे ना, वायवीय शोषण के दौरान इथाइल अल्कोहल बना था ना, तो शराब निर्माण की प्रक्रिया वही है जो वायवीय शोषण की है। इसीलिए अवायवीय शोषण की। शराब निर्माण की प्रक्रिया वही है जो अवायवीय शोषण की प्रक्रिया है। अवायवीय शोषण में जो इथाइल अल्कोहल बना था वही प्रक्रिया अपनाई जाती है ईस्ट के मदद से, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी आप कह सकते हैं कि अवायवीय शोषण की प्रक्रिया को किण्वन यानी फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। अवायवीय शोषण की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। कोशिका के अंदर वायवीय शोषण का केंद्र कौन है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। हालांकि कुछ इसमें भी होता है, लेकिन ये केंद्र नहीं है। केंद्र पूछेगा तो आपको क्या देना पड़ेगा? आंसर माइटोकॉन्ड्रिया देना पड़ेगा दोस्तों। क्या देना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अवायवीय शोषण के दौरान एक ग्लूकोज अणु से कितने एटीपी का? 2 एटीपी का। वायवीय शोषण के दौरान 38 एटीपी। वायवीय शोषण के दौरान 38 एटीपी। आइए दोस्तों, तीव्र शारीरिक क्रिया के दौरान पेशियों में उत्पन्न होने वाले ऐंठन का क्या कारण है? लैक्टिक अम्ल है। ऐंठन का कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर का मालिश करवाने से पेशीय ऐंठन से आराम मिलता है दोस्तों। क्यों? तो गर्म पानी अथवा शरीर के मालिश करवाने से रक्त का संचार क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। रक्त का संचार अगर बढ़ जाएगा तो पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
क्योंकि शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी रक्त के ऊपर ही है। रक्त के हीमोग्लोबिन अवयव जो है, हीमोग्लोबिन कंपोनेंट जो है, वही ऑक्सीजन को अपने से ज्वाइंट करके प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। तो जैसे ही गर्म पानी से स्नान किया जाता है अथवा शरीर का मालिश करवाया जाता है तो उसका पहला असर यह है कि ब्लड सर्कुलेशन में तेजी आ जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन में तेजी आएगा तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगा, और ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंच जाएगा तो लैक्टिक अम्ल उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जैसे ही लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड जल में परिणत होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लैक्टिक एसिड खत्म, एथन खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाता है गर्म पानी के रबर पैड को बांधने से आराम क्यों मिलता है एथन से, तो उसका भी यही कारण है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य नहीं है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। बिल्कुल सत्य। प्रथम चरण ग्लाइकोलाइसिस है और दूसरा चरण क्रेब्स साइक्लिक है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है और क्रेब्स साइक्लिक कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में ही संपन्न होता है, बिल्कुल सही है। अवायवीय श्वसन के दौरान केवल ग्लाइकोलाइसिस होते हैं और ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रक्रिया ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में ही संपन्न हो जाती है, यह भी सही है। पायरुवेट अम्ल का कोशिका में वायवीय श्वसन में होता है। एक मिनट, पायरुवेट अम्ल का कोशिका में वायवीय श्वसन में, पायरुवेट अम्ल का इस्तेमाल, लगता है एक चीज छूट गया है। पायरुवेट अम्ल का इस्तेमाल कोशिका में वायवीय श्वसन के दौरान होता है। ये देखिए डी नंबर गलत है, सी नंबर में थोड़ा सही करिएगा कि पायरुवेट अम्ल का इस्तेमाल छूट गया है, और डी नंबर में गलत यह है कि वायवीय श्वसन के दौरान कोशिका द्रव में पायरुवेट अम्ल नहीं बनते हैं। अवायवीय श्वसन ही होगा तो ग्लाइकोलाइसिस होगा कि नहीं। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, तो श्वसन कोई भी हो, चाहे वायवीय हो अवायवीय हो, ग्लाइकोलाइसिस होगा ही होगा। अब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो पायरुवेट अम्ल बनेगा ही बनेगा। तो अवायवीय श्वसन के दौरान भी पायरुवेट अम्ल बनते हैं, अवायवीय श्वसन के दौरान पर पायरुवेट अम्ल बनते हैं। ये डी नंबर गलत है, लेकिन सी नंबर क्या है, सही है कि पायरुवेट अम्ल का इस्तेमाल कोशिका में वायवीय श्वसन के दौरान क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया में होती है, क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया में होती है। जीवाणु में श्वसन में क्या उत्पन्न होते हैं, जीवाणु की बात की जा रही है। जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है और जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो जीवाणु में हमेशा अवायवीय श्वसन ही होगा, और जीवाणु में अवायवीय श्वसन होगा क्या बनेगा, अल्कोहल। कौन अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी, तीनों बनेगा। पौधे के बारे में पूछेगा कि पौधे में जब कभी अवायवीय श्वसन होगा तो क्या बनेगा, यही बनेगा। पौधे जीवाणु में अवायवीय श्वसन के दौरान सेम टू सेम बनते हैं। जंतुओं में अनोक्सी श्वसन से क्या क्या उत्पन्न होता है। काहेल बैठ आगा पीछा कर रहे हैं जी, जाएगा तो चुपचाप निकलेगा, नहीं 10 को डिस्टर्ब करके निकलता है। 33 नंबर, जंतुओं में अनोक्सी श्वसन में क्या क्या उत्पन्न होता है। किसकी बात की जा रही है, तो लैक्टिक अम्ल। जंतुओं में लैक्टिक अम्ल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है,
जंतुओं में केवल लैक्टिक एसिड बनता है दोस्तों। अगला, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण जैसे ही पूर्ण, जंतुओं में केवल लैक्टिक एसिड बनता है दोस्तों। अगला, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण जैसे ही पूर्ण कर दिया मतलब वायवीय श्वसन होगा और इसके दौरान क्या बनना, एटीपी बनेगा, 38 एटीपी बनेगा। पूर्ण कहेगा जैसे दोस्तों 38 एटीपी, पूर्ण कहेगा 38 एटीपी। आगे बढ़े। बाह्य श्वसन के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, सांस लेना प्लस सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन की प्रक्रिया केवल वायवीय श्वसन में होता है, बाह्य श्वसन की प्रक्रिया अवायवीय श्वसन में नहीं होता है, बाह्य श्वसन की प्रक्रिया अवायवीय श्वसन में नहीं होता है। बाह्य श्वसन की प्रक्रिया, बाह्य श्वसन की प्रक्रिया, बाह्य श्वसन की प्रक्रिया केवल और केवल किस श्वसन में होता है, वायवीय श्वसन में होता है। क्लियर है दोस्तों। पौधे में श्वसन किस भाग के द्वारा होता है, हाँ, पौधे के जड़, तना, पत्ती सब अलग अलग भाग लेते हैं। जड़, तना, पत्ती सब अलग अलग सांस लेते हैं। जड़ मूल रोम के द्वारा सांस लेते छोड़ते हैं, पत्ती जो है रंध्र के द्वारा सांस लेते छोड़ते हैं, और तना सांस लेते छोड़ते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन पौधे में किस अंगों के द्वारा प्रवेश करते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन पौधों में रंध्र, वातरंध्र, अंतराकोशिकीय स्तन इन सभी के द्वारा पास होते हैं दोस्तों। अंतराकोशिकीय स्तन कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को कहते हैं। कोशिकाओं के बीच, पौधे के कुछ ऊतक के कोशिकाओं के बीच खाली जगह होते हैं, उसमें भी हवा भरे रहते हैं और उससे भी दोस्तों उस वायवीय अंतराकोशिकीय स्तन का हवा भी भिन्न भिन्न समय विसरण विधि द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों में प्रवेश करते रहते हैं। 38, पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। यहां पर क्या हो रहा है जी, खाली करो तो सब, ये काय यहां पर बात कर रहा है, यहां पर काय पर पीछे जगह निकलो सब, यहां से खाली करिए बीच से सब। यहां एकदम मचान जैसे एकदम ग्रुप बना के बैठा हुआ है। खड़े जो कोनम जो खड़े हो जो कोनम जो कदम जा रहे नहीं, जो बीच में जो टूल लगा के निकलिए बीच वाला सब। नहीं, गांव में बैठ करके ग्रुप बनाकर बात कर रहा है। आइए दोस्तों, 38 किसी को बात कर ले देख लिए तो बात करे, आज मर्डर हो जाएगा क्लास में, हंसिए मत, बात नहीं। 38 नंबर, क्वेश्चन में सबसे मेन करा, इसमें सब साइलेंट रहिए, इसमें कोई मर्जी नहीं, इसमें जो फ्लॉप होगा वो कभी दरोगा नहीं बन पाएगा, कभी नहीं। 38 नंबर, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा। विसरण, अब पौधों में फेफड़ों में भी गैसों का आदान प्रदान किस विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा। फेफड़ों में भी गैसों का आदान प्रदान किस विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा। 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। ए नंबर, कोशिका में होने वाला वायवीय श्वसन की प्रक्रिया पौधा तथा जंतु में एक समान से होता है। पौधा में होने वाला वायवीय श्वसन की प्रक्रिया पौधे और जंतु में एक समान ही होता है। वायवीय श्वसन तो एक समान ना, अवायवीय श्वसन अलग अलग होता है। अवायवीय श्वसन में पौधा में इथाइल अल्कोहल बनते हैं जबकि जंतु में लैक्टिक, लेकिन वायवीय श्वसन तो सेम टू सेम होता है। तो पहला सही है, पौधा का प्रत्येक भाग अलग अलग श्वसन करता है, बिल्कुल सही है। जड़ अलग, तना अलग, पत्ती अलग। पौधे में श्वसन गैसों का परिवहन संवहन ऊतक के द्वारा,
पौधे में गैसों का संवहन नहीं होता है। पौधे में गैसों का संवहन नहीं होता है। संवहन ऊतक के द्वारा, संवहन ऊतक में जाइलम फ्लोएम आए थे। जाइलम फ्लोएम क्या गैसों का परिवहन कर रहा था? नहीं। और जाइलम फ्लोएम किसका संवहन कर रहा था आपको पता है? तो ये कथन क्या दोस्तों? गलत है। पौधे में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पौधे को जीवन जीने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता है। जब ऊर्जा की ही कम आवश्यकता है दोस्तों, जब ऊर्जा की ही कम आवश्यकता है तो श्वसन की प्रक्रिया तेजी से होने की कोई जरूरी है? श्वसन की प्रक्रिया पौधों में काफी धीमी गति से होती है, क्योंकि उन्हें बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है। नेक्स्ट, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं दोस्तों? रंध्र होते हैं, बात रंध्र होते हैं, मूल रोम होते हैं। रंध्र, बात रंध्र और मूल रोम, तो इसमें केवल रंध्र है। पौधों में गैसीय विनिमय, विनिमय का मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज कहते हैं अंग्रेजी में। गैसीय विनिमय हेतु क्या पाया जाता है? एस्टोमाटा यानी कि रंध्र, लेंटिसेल और मूल रोम। लेंटिसेल और मूल रोम। पौधे दिन में श्वसन हेतु, ध्यान रखिएगा, पौधे दिन में श्वसन हेतु वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने ऑक्सीजन का उपयोग, आपको बोले थे कि प्रकाश संश्लेषण कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में चलते रहता है, श्वसन क्लोरोप्लास्ट के बगल में माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो रहा है जी? अरे हल्ला मत करिए, संभालिए संभालिए दोस्तों, ठीक है? क्योंकि बुक नहीं संभाल पाइएगा तो आप रिवॉल्वर क्या संभालिएगा? क्या दोस्तों? हाँ, आइए दोस्तों, पौधे दिन में श्वसन हेतु वातावरण से ऑक्सीजन क्यों नहीं लेते हैं? क्लियर हो गया? लेकिन रात में पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रात में पौधे में प्रकाश संश्लेषण, लेकिन श्वसन तो रुकने वाली प्रक्रियाएं नहीं। और दिन में पौधा श्वसन में बना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि दिन में पौधे की कोशिकाओं में श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उन सारे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किसमें कर लिया जाता है? क्लियर हो गया? वातरंध्र पौधे के किसमें पाए जाते हैं? तनाव में पाए जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े वृक्षों के तनाव में, छोटे छोटे शाकीय पौधे के तनाव में वातरंध्र नहीं होते हैं। उसके जगह छोटे छोटे शाकीय पौधे, समझ रहे हैं ना? उन छोटे छोटे शाकीय पौधे के तनाव में वातरंध्र के जगह दोस्तों रंध्र ही पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीवों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण विधि के द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीवों में, जैसे प्रोटिस्टा किंगडम के जीवों में, ठीक है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के द्वारा विसरण विधि के द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली के द्वारा विसरण विधि के द्वारा होता है। आइए 45 नंबर पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीटों में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। बिल्कुल सही है, या कीट नहीं तो आर्थ्रोपोडा, डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा समुदाय के जीवों में श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया के द्वारा होता है। 2 नंबर, ट्रेकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से होता है। नहीं, ट्रेकिया में रक्त की कोई जरूरी, ट्रेकिया डायरेक्ट बाहर से हवा लेकर डायरेक्ट कोशिका में पहुंचा देता है। यानी ट्रेकिया का एक छिद्र बाहर खुला रहता है शरीर के सतह पर, और दूसरा सिरा डायरेक्ट ऊतक से लगा रहता है। ऊतक कोशिका हो गया, कोशिका का समूह हो गया। तो ट्रेकिया के द्वारा गैसों के आदान प्रदान जो होता है कीट में, मकड़ी में, उसमें रक्त की कोई भूमिका नहीं होती है। गलत है दूसरा कथन। ट्रेकिया शरीर के सतह पर श्वास रंध्र एस्पायरेकल के नामक छिद्रों द्वारा खुलता है। बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा क्या है? सही है। दूसरा क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? गलत है दोस्तों। क्लियर?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलीय प्राणियों में सांस लेने की दर स्थलीय प्राणी में काफी तेज होती है। बिल्कुल सही। देखिए जल में दोस्तों, जल में ऑक्सीजन अधिकतम कितना परसेंट घुला रहता है आपको पता है? 4%। जबकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? 21%। जल में कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है? 4%। 4%। अब हम लोग एक बार सांस लेंगे 21% अंदर जाएगा। अब वो 21% के लिए जलीय प्राणी को 4 पंचे 5 बार लेना पड़ेगा। तो चूंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल के तुलना में बहुत कम है, इसीलिए जलीय प्राणी को अधिक से अधिक सांस लेना पड़ता है कि ताकि उनके कोशिकाओं में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच सके। तो जलीय प्राणी में सांस लेने की दर तेज होती है, स्थलीय प्राणी में सांस लेने की दर धीमी होती है। क्यों? तो स्थलीय प्राणी को 21% ऑक्सीजन की उपलब्धता है, जबकि जलीय प्राणी में अधिकतम कितना? 4% ही होता है। 4%। वो भी जल स्वच्छ हो तब, प्रदूषित जल में इससे भी कम ऑक्सीजन घुला रहता है। दोस्तों पहला कथन क्या है? और पहला सही है तो दूसरा को क्या होना पड़ेगा? कर स्थलीय प्राणी में सांस लेने की दर जलीय प्राणी से काफी तेज होता है। गलत। पहला सही किया है तो दूसरा को गलत होना ही पड़ेगा। और इस तरह से पहला कथन क्या है? सही है, दूसरा गलत है। क्लियर है दोस्तों? 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जीव श्वसन हेतु कोशिका झिल्ली का उपयोग नहीं करते हैं? कौन सा जीव श्वसन हेतु? हाँ, तिलचट्टा। तिलचट्टा तो बहुकोशिकीय जीव है ना। ये तिलचट्टा बहुकोशिकीय ऑर्थोपोड जीव है। ये श्वसन के लिए ट्रेकिया का इस्तेमाल करेगा। जबकि अमीबा यूग्लिना प्लेनेरिया जो प्लेनेरिया प्लेटी हेलमेंथीज है, लेकिन प्लेटी हेलमेंथीज में भी कोई श्वसन अंग होते, फलस्वरूप प्लेनेरिया प्लेटी हेलमेंथेज होकर भी कोशिका झिल्ली का ही उपयोग करते हैं श्वसन गैसों का आदान प्रदान के लिए। क्लियर हो गया? तो इसमें कौन आंसर होगा? तिलचट्टा। टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया के द्वारा होता है। ट्रेकिया के द्वारा होता है। तिलचट्टे में श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं? एस्पायरेकिस। ट्रेकिया के ही अग्र छिद्र को क्या कहते हैं? एस्पायर। तो यहाँ ट्रेकिया ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्या देना पड़ेगा? आंसर सी देना पड़ेगा। क्लियर हो गया दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मछली तथा अन्य जलीय जीवों में गिल्स नामक श्वसन अंग होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। गिल्स के माध्यम से जलीय जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन हेतु करते हैं। बिल्कुल सही है। गिल्स द्वारा जीव श्वसन हेतु वायुमंडल के ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। गिल्स के द्वारा केवल जल में घुले ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों डी नंबर। अब एबीसी सही है तो डी को क्या होना पड़ेगा? गिल्स के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। गलत है दोस्तों। सिर्फ समझिए कि हम लोगों में फेफड़ा है, मछली में क्या है? बाकी सब सेम टू सेम है। केवल ट्रेकिया में ब्लड की भूमिका है। यानी जलीय प्राणी जैसे मछली भी गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और उसका ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है, और उसके भी शरीर में ब्लड का हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। दोस्तों डी नंबर गलत है। निम्नलिखित में किसमें श्वसन सिर्फ फेफड़ों के द्वारा ही होता है? सिर्फ फेफड़ों के द्वारा। रेप्टिलिया में भी होता है, पक्षी वर्ग में भी होता है, और मैमेलिया में होता है। निम्नलिखित में कौन श्वसन मार्ग का सही क्रम है? आइए श्वसन मार्ग का क्रम एक बार श्वसन मार्ग लिख देते हैं। सबसे पहले इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ याद आ गया। नासिका, फेरिंग्स, ग्रासनी, और उसके बाद ग्लॉटिक्स।
क्लियर हो गया? ग्लॉटिक से लैरिंग्स, लैरिंग्स को हिंदी में लैरिंग्स ही कहते हैं, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ठीक है, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, अब ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, अब ब्रोंकियो से एल्वोलाई, यहीं पर श्वसन मार्ग संपर्क। तो श्वसन का पथ नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नासाल चैम्बर, नासाल चैम्बर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ग्लॉटिक से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया से ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से एल्वोलाई, एल्वोलाई और ब्रोंकियोल्स फेफड़े के भीतर का भाग है। क्लियर हो गया? श्वसन मार्ग देख लिए, श्वसन मार्ग देख लिए, तो आइए देख लेते, इसी पर आधारित है प्रश्न। नासिका छिद्र से ग्रसनी ठीक है, लैरिंग्स ठीक है, ट्रेकिया ठीक है, ये तो ठीक है, ये सही है। अभी भी देख लेते नास, देखिए लैरिंग्स हवा ग्रसनी में जाएगा, गलत है, ग्रसनी से लैरिंग्स में जाएगा, ये गलत है। अब फिर देखिए नासिका छिद्र ग्रसनी ट्रेकिया के बाद लैरिंग्स में, ये भी गलत हो गया। डी नंबर नासिका छिद्र से डायरेक्ट ट्रेकिया, नहीं ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। बाकी वायु मार्ग कैसे कैसे है देख लिए दोस्तों। मनुष्य के सूंघने की क्षमता कुत्ते जैसे निम्न स्तनधारी की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, क्योंकि मनुष्य का घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है, रिस्पिरेटरी रीजन अत्यंत ही क्या होता है? छोटा होता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? मनुष्य में मान लीजिए कि सूंघने की क्षमता कुत्ते इतना होता, अरे क्या होता? घर में चोरी वोरी नहीं होता ना, कोई चोराता तुरंत सूंघ के पता कर लेता मम्मी पापा सब ना। चलिए 54 कम है तो ठीक है, व्यवस्था बनी हुई है, नहीं तो माना कि कुत्तों के समान ही मानव में सूंघने की क्षमता प्रकृति अगर प्रदान कर दिया रहता तो बहुत गड़बड़ सरबर होते रहता ना। आइए 54 लोग कहता मेरा चोरी किया गया मोबाइल इसी के रूम में है। 54 नंबर, 54 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में श्वसन मार्ग का प्रारंभ नासिका छिद्र से, नासिका छिद्र से होता है दोस्तों, बिल्कुल अभी तुरंत देखें। और अंत कहां पर? वायु कोश में, बिल्कुल वायु कोश मतलब एल्वोलाई, दोनों जगह पर होता है, दोनों जगह पर होता है। आगे बढ़े। मनुष्य के नासिका वेश नासाल चैम्बर का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है उसे वेस्टिब्यूल कहते, उसे क्या कहते दोस्तों? वेस्टिब्यूल कहते, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नासाल चैम्बर का छोटा अग्रभाग वेस्टिब्यूल कहलाता है, ठीक है। बाल वाले जो क्षेत्र होते हैं, नाक के जिस भागों में बाल होते हैं छोटे छोटे, जिसका उद्देश्य धूल कणों को रोकना है, उसी भाग का नाम क्या है? वेस्टिब्यूल। ये बताए हम नहीं थे, ठीक है, ये नहीं बताए थे, तो इसको याद रखना, वेस्टिब्यूल कहलाता है, ठीक है। इसी क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? मनुष्य सांस द्वारा लिए गए हवा की सुगंध और दुर्गंध की पहचान तब कर लेता है जब हवा कहां पहुंच जाता है? नासिका बेस में, नासाल चैम्बर में पहुंचते ही संवेदी कोशिकाओं के द्वारा सुगंध और दुर्गंध की पहचान कर ली जाती है। अगला, मानव के श्वसन पर ट्रेकिया की लंबाई 11 या 12 सेंटीमीटर, 11 या 12 यहां पर है नहीं ना,
तो 11 देना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर है? नासिका बेस्म की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है उसे कांची कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कांची कहते हैं। वेस्टिब्यूल समझे थे? और इसको भी याद रखना है, नासिका बेस्म यानी नासाल चैम्बर की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है उसे कांची कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कांची कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? गिल्स। गिल्स जलीय प्राणी जैसे मछलियों के श्वसन तंत्र का हिस्सा है। जलीय प्राणी मछलियों के श्वसन तंत्र का हिस्सा है। मानव शरीर में स्थित कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से आदर करता है? तो ये कौन है? डायफ्राम है। गो को काट दीजिए, डायफ्राम आकार होगा डायफ्राम। ये मांसल संरचना है। डायफ्राम क्या है दोस्तों? मांसल संरचना है जो हमारे शरीर को दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है? थोरेसिस कैविटी का मतलब छाती वाला भाग और एब्डोमिनल कैविटी का मतलब पेट वाला भाग। थोरेसिस कैविटी का मतलब छाती वाले भाग, एब्डोमिनल कैविटी का मतलब फेफड़े की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वायु कोश कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं, क्योंकि एल्वोलाई में ही दोस्तों, एल्वोलाई के भीतर ही श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। ग्रसनी पाचन तंत्र का भी हिस्सा है और श्वसन तंत्र। नेक्स्ट, मनुष्य के दोनों फेफड़ों कुल 5 भाग में बटे होते हैं। कुल कितने भागों में? 5 भाग में। बायां फेफड़ा श्वसन तंत्र। नेक्स्ट, मनुष्य के दोनों फेफड़ों कुल 5 भाग में बटे होते हैं। कुल कितने भागों में? 5 भाग में। बायां फेफड़ा 2 और दायां फेफड़ा 3, कुल 5 भाग में। ठीक है? निम्नलिखित में कौन एक मानव शरीर का ध्वनि उत्पादक? लैरिंग्स। साउंड बॉक्स किसको कहते हैं? लैरिंग्स को कहते हैं। साउंड बॉक्स लैरिंग्स को कहते हैं। फेफड़ों का ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा। हृदय को ढकने वाला आवरण पेरिकार्डियम। किडनी को ढकने वाला आवरण कैप्सूल। आगे हम पढ़ेंगे। पेरिटोनियम भी एक लैरिंग्स। साउंड बॉक्स किसको कहते हैं? लैरिंग्स को कहते हैं। साउंड बॉक्स लैरिंग्स को कहते हैं। फेफड़ों का ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा। हृदय को ढकने वाला आवरण पेरिकार्डियम। किडनी को ढकने वाला आवरण कैप्सूल। आगे हम पढ़ेंगे। पेरिटोनियम भी एक आवरण है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है? ब्रीथिंग के अंतर्गत सांस लेना और छोड़ना दोनों शामिल है। ब्रीथिंग के अंतर्गत सांस लेना छोड़ना दोनों शामिल है। श्वसन तंत्र के भाग नासिका वेस्म के कार्य क्या है? नासाल चैम्बर के क्या कार्य है? वायु के सुगंध दुर्गंध का पता लगाना, बिल्कुल। वायु की जलवाष्प की मात्रा तथा तापक्रम नियंत्रित करना, बिल्कुल। वायु के धूल कणों को छोड़ना, सब तीनों काम है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेफड़ों के अंदर अशुद्ध रक्त की अपेक्षा ऑक्सीजन का दबाव काफी अधिक रहता है, बिल्कुल। ऑक्सीजन का दबाव 114 से 121, जबकि अशुद्ध रक्त में 60 से 66 रहता है, बताए थे। पहला कथन सही है। फेफड़ों के अंदर अशुद्ध रक्त की अपेक्षा CO2 का दबाव कम होता है, बिल्कुल। अशुद्ध रक्त की अपेक्षा CO2 का दबाव क्या होता है? कम होता है। CO2 का दबाव 30 से 38 होता है, जबकि अशुद्ध रक्त के CO2 का 40 से 46 होता है। यह भी कथन क्या है दोस्तों? सही है। दोनों का दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों का दोनों कथन क्या है? सही है। आगे बढ़े। श्वसन वर्णक रिस्पिरेटरी पिगमेंट किसको कहा जाता है? हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणु से संयोग करने की क्षमता रखता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से संयोग करने की क्षमता रखता है। समान वयस्क व्यक्ति विश्राम अवस्था में औसत 15 से 18 बार 15 से 18 बार किस प्रक्रिया के दौरान श्वसन गैसें रुधिर में प्रवेश करती है उसे छोड़ती है? तो विसरण। ठीक है, किस विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। विसरण विधि के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में स्थित
हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बहुत आसानी से बॉन्ड बना सकता है और बहुत आसानी से बॉन्ड को तोड़ भी सकता है। कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है? 10 से 25%। शेष कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के प्लाज्मा में घुलकर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, लेकिन शरीर के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्र 10 से 20% परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। शेष कार्बन डाइऑक्साइड आखिर कैसे परिवहन करते हैं? तो रक्त के प्लाज्मा में घुलकर करते हैं, रक्त के प्लाज्मा में घुलकर करते हैं। फेफड़े के किस भाग में गैसीय आदान प्रदान? वायु कोश में होता है। फेफड़े के किस भाग में गैसीय आदान प्रदान? वायु कोश में। अंतःश्वसित यानी इंस्पायरेशन, उच्छ्वसित यानी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सबसे सटीक आंसर ए न है, सबसे सटीक आंसर ए है दोस्तों। अगला, मनुष्य के एक्सहेलेशन यानी सांस छोड़े गए सांस में ऑक्सीजन की मात्रा कितना? अभी तुरंत देखिए, तुम 16.4 था, तो यहां सबसे सटीक आंसर 16% होगा आपका। मनुष्य के श्वासोच्छ्वास यानी सांस छोड़ने में बाहर निकली CO2 का मात्रा 4 से 5%, 4 से 5%, तो यहां सबसे सटीक उत्तर आपका 4% है। डीऑक्सीजनेट हीमोग्लोबिन, डीऑक्सीजनेट यानी कि अशुद्ध रक्त वाला हीमोग्लोबिन, डीऑक्सीजनेट का कैसा रंग होता है? सॉरी, बैगनी। डीऑक्सीजनेट का बैगनी, ऑक्सीजनेट का चमकीला। ऑक्सीजनेट यानी कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना ले, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रंग कैसा होता है? चमकीला लाल होता है, लाल नहीं चमकीला लाल। और डीऑक्सीजनेट का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। क्लियर हो गया? हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी हो जाती है तो श्वसन दर बढ़ जाती है, जो सामान्य से 15 से 18 बार है, उसमें काफी तेजी आ जाती है दोस्तों। ऊंचाई पर जाने पर श्वसन गति क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर रक्त में ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी। रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ही सांस लेने की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एक श्वासोच्छ्वास द्वारा अंदर ली गई तथा बाहर छोड़ी गई, तो इसको क्या कहते हैं? टाइडल। कितना होता है यह? 500 ml होता है। कितना होता है? 500 ml। हीमोग्लोबिन से जुट करके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाँ, ऑक्सीजन से जुटकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड से जुटकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है? मनुष्य के फेफड़े का महत्तम आयतन 5.4 लीटर से 6 लीटर तक होता है, और लीटर को 1000 से गुना करिएगा, मिलीलीटर हो जाएगा, तो 54 से 6000 मिलीलीटर। फेफड़े का अवशिष्ट आयतन 1.5 से, हाँ, फेफड़े में हवा की वह मात्रा जो किसी भी तरह से बाहर ना निकाला जाए उसे हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट आयतन कहते हैं, और अवशिष्ट आयतन 1.5 से 2 लीटर होता है। श्वसन की जैविक क्षमता कितनी होती है? हाँ, 4 लीटर होती है, तो 4 लीटर का सबसे परफेक्ट यही है श्वसन की, यानी खूब दम लगाकर सांस लेना और खूब दम लगाकर सांस छोड़ने के क्रम में जितनी हवा ली अथवा छोड़ी जा सकती है वो है आपका 4 लीटर। तो यहां सबसे परफेक्ट सटीक उत्तर आपका यही होगा दोस्तों। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य कितनी हवा सांस लेता? 500 ml, जिसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के 500 ml। आइए, श्वसन की प्रक्रिया जीव जंतु तथा पेड़ पौधों में सभी में समान रूप से होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंतः श्वसन यानी इंटरनल रिस्पायरेशन ही समान होता है। श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में जीव जंतु पेड़ पौधे में अलग अलग तरीके से होता है, बिल्कुल सही है। श्वासोच्छ्वास का मतलब सांस लेना छोड़ना, तो सांस लेना छोड़ना अलग अलग होता है, और जबकि श्वसन एक समान होता है सेल के भीतर। तो दोनों कथन क्या है दोस्तों? सही है। मनुष्य के पसलियों के बीच इंटरकोस्टल मांसपेशी होता है। क्या होता है?
हाँ, पसलियों के बीच इंटरकोस्टल, छाती के ऊपर जो 12 जोड़ा पसली है, 12 जोड़ा पसली में, पसली के बीच में इंटरकोस्टल मांसपेशी पाई जाती है, जिसके कारण पसली आसानी से फैल सकते हैं और फिर अपने जगह पर आ सकते हैं। श्वसन दर सर्वाधिक होगा दोस्तों शिशु में होगा। श्वसन दर सबसे ज्यादा किस में होगा? शिशु में होगा। अगला, कार्डियक नोच पाया जाता है बायां फेफड़ा में। कहां पाया जाता है? मतलब बायां फेफड़ा के नीचे में कार्डियक नोच रहता है दोस्तों, या हृदय खोंच रहता है। हृदय खोंच यानी जिसमें हृदय स्थित रहता है, यानी हृदय किस फेफड़ा के नीचे है? बाएं फेफड़ा के नीचे थोरेसिस कैविटी में पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा मानव ट्रेकिया के संदर्भ में सही नहीं है? यह रक्त से भरी रहती है, नहीं, ये हवा से भरी रहती है। ठीक है, यह साखित तथा वायु से भरी रहती है। साखित मतलब ट्रेकिया आगे चलकर 2 शाखा में बटियन जाता है, और इसमें रक्त थोड़े भरा रहता है, इसमें क्या भरा रहता है? हवा। ट्रेकिया हवा जाने के लिए नली है ना, तो ट्रेकिया के संबंध में दोस्तों यही ना सही होगा कि यह साखित तथा वायु से। एक मिनट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक मानव ट्रेकिया के संदर्भ में सही नहीं है? यह साखित तथा रक्त से भरी होती है, साखित तथा वायु से भरी होती है, या साखित तथा वायु एवं रक्त से भरी होती है, या रक्त से भरी। अगर सही नहीं है तो ये देखिए दोस्तों, यही सही नहीं है, या रक्त से भरी नहीं रहती है। अब जान लिए क्वेश्चन, ट्रेकिया में भी रक्त नलियां तो होगी ही होगी, तो उसमें रक्त नली में रक्त होगा, तो यह रक्त से भरी होती है। ट्रेकिया के संबंध में यह सही नहीं है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य के फेफड़े में स्वयं फैलने सिकुड़ने का गुण नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। अंत श्वसन के समय डायफ्राम पीछे की का पसलियां आयतन बढ़ाते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। बाह्य श्वसन यानी सांस छोड़ने के समय डायफ्राम ऊपर उड़ता है तथा पसलियां अंदर की ओर आ जाती है। तीनों का तीनों कथन यहाँ पर क्या है आपका? उपर्युक्त सभी का सभी कथन क्या है? सही है। उपर्युक्त का सभी कथन सही है। नेक्स्ट, श्वसन गुणांक यानी छोड़ा गया CO2 और लिया गया O2 का अनुपात को क्या कहते हैं? श्वसन गुणांक कहते हैं या श्वसन भागफल कहते हैं? श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल बराबर होता है छोड़ा गया, श्वसन के दौरान छोड़ा गया CO2 और श्वसन के दौरान लिया गया O2। नेक्स्ट, मनुष्य के फेफड़ों का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने की प्रक्रिया एनोक्सिया कहलाते हैं। ऑक्सीजन का कमी होना हाइपोक्सिया, अब पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित होना क्या कहलाता है? एनोक्सिया कहलाता है। विचार कीजिए, मनुष्य के एक फेफड़ों पर जीवित नहीं रह सकता है। बिल्कुल एक फेफड़ा पर जीवित रह सकता है, एक फेफड़ा पर जीवित रह सकता है। मनुष्य एक फेफड़ों पर जीवित रह सकता, परंतु उसकी कार्य क्षमता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा कम न बनेगा। तो एक फेफड़ों पर जीवित रहा जा सकता है दोस्तों, ये कथन क्या है? लेकिन उसके कार्य क्षमता में बहुत क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो दूसरा कथन क्या है? पहला कथन क्या है? गलत है। उसी तरह एक किडनी पर भी आदमी जिंदा रह सकता है। मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा में होता है घुल करके बाइकार्बोनेट यानी HCO3 बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है प्लाज्मा में घुल करके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के प्लाज्मा में घुल करके बाइकार्बोनेट आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बाइकार्बोनेट आयन बना लेते हैं। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया समान है? तो पायरुवेट ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
लाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। और ग्लाइकोलाइसिस जैसे ओवाइबियम होता है वैसे ही किसमें होता है, वाइबियम होता है। क्लियर है, तो इसका आंसर डी होगा। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन कर सकता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, गलत है। 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड का भी वहन कौन करता है? तो पहला कथन गलत हो गया, बी नंबर। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कर सकता है, ऑक्सीजन का नहीं, ये तो सरासर गलत है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों का वहन कर सकता है, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन केवल रुधिर अस्कंदन, रुधिर का जमना रुधिर अस्कंदन कहलाता है और रुधिर अस्कंदन में हीमोग्लोबिन की कोई भूमिका नहीं होती है। मानव शरीर का लौह पुंज पाया जाता है किसमें? लौह पुंज हीमोग्लोबिन को कहते हैं, किसको? हीमोग्लोबिन को। कोशिका में एटीपी संश्लेषण के दौरान फास्फोरस की उपयोगिता होती है क्योंकि एटीपी फास्फोरस जो है एटीपी का अनिवार्य घटक है। अगर शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाए तो एटीपी अणुओं का बनना संभव नहीं है। अगला, शरीर में अधिकतम एटीपी का निर्माण श्वसन के किस क्रिया द्वारा होता है? शरीर में अधिकतम एटीपी का निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। 38 एटीपी में मात्र 2 एटीपी बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। 36 एटीपी का निर्माण किसके दौरान होता है? क्रेब्स साइकिल के दौरान होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक श्वसनीय पदार्थ नहीं है? विटामिन नहीं है। वसा और प्रोटीन हमारे शरीर में हार्मोन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट में बदल सकते हैं लेकिन विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन को रक्षात्मक परत का रक्षात्मक भोजन अवयव कहते हैं। फेफड़े में दोस्तों 300 मिलियन कोशिकाएं हैं। कितने? मानव श्वसन में क्या छोड़ता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और सांस के दौरान क्या छोड़ता है? गैसों। श्वसन की प्रक्रिया कोशिकाओं के भीतर संपन्न होती है। श्वसन की प्रक्रिया कोशिकाओं के भीतर संपन्न होती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों, चैप्टर क्लियर हो गया।